कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरों की आवाज सुनाई दे रही है और अचानक आपकी नजर एक चट्टान पर पड़ती है जो बाकी सभी से अलग है। वो ऊंची है, अनोखी है और किसी तरह से अलग दिख रही है। यही है आउटलायर्स की कहानी, इनर एल्केमिस्ट। वे लोग जो भीड़ से अलग हैं, जो सामान्य से हटकर कुछ असाधारण करते हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम समझेंगे कि क्या बनाता है किसी को आउटलायर, क्यों कुछ लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं जबकि बाकी भूल जाते हैं। ये सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, ये कुछ और भी है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हर आउटलायर के पीछे एक पैटर्न है, एक फॉर्मूला जो सेंचुरी से रिपीट हो रहा है। चाहे वो एंशिएंट इंडिया के महान ऋषि हों, मॉडर्न साइंस के पायनियर्स हों या फिर कल्चरल रेवोल्यूशनरीज हों, सभी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। पहले समझते हैं कि आउटलायर होने का मतलब क्या है। यह सिर्फ अलग होना नहीं है, यह है उस अलगपन को एक डायरेक्शन देना, एक पर्पस देना। जैसे कि एक डायमंड रफ स्टोन से निकलता है, वैसे ही आउटलायर्स भी ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी यह कॉन्सेप्ट मिलता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है वो नेचुरली अलग हो जाता है। वो मेन स्ट्रीम से हटकर अपना यूनिक पाथ बनाता है। यही तो आउटलायर की पहली कैरेक्टरिस्टिक है, अपना अलग रास्ता बनाने की हिम्मत। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, आउटलायर्स अचानक से नहीं बनते, वे एक प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। यह प्रोसेस कई स्टेजेस में होती है और हर स्टेज में कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो उन्हें शेप करते हैं। पहली स्टेज है द अवेकनिंग। ये वो मोमेंट है जब व्यक्ति को रियलाइज होता है कि वो कुछ अलग है। ये रियलाइजेशन कभी कभी बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि अलग होना आसान नहीं है। सोसाइटी हमेशा कॉन्फॉर्मिटी को प्रमोट करती है और जो अलग होता है उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है श्रीनिवासा रामानुजन, एक सिंपल क्लर्क का बेटा जो मैथमेटिक्स में रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज करता है। उसकी अवेकनिंग तब हुई जब उसे रियलाइज हुआ कि नंबर्स उससे बात करते हैं। लिटरली वो कहता था कि उसकी फैमिली डीटी नामागिरी उसे ड्रीम्स में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देती थी। अब यहां दूसरी स्टेज आती है, द स्ट्रगल। हर आउटलायर को एक फेज से गुजरना पड़ता है जहां वो अकेला फील करता है, जहां उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा। ये स्ट्रगल सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, इंटरनल भी होती है। सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन और कभी-कभी तो डिप्रेशन भी। रामानुजन के साथ भी यही हुआ। कैम्ब्रिज जाने से पहले उसे इंडिया में कोई सीरियसली नहीं लेता था। उसके मैथमेटिकल मेथड्स इतने अनकन्वेंशनल थे कि प्रोफेसर्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते थे। लेकिन यही स्ट्रगल उसे और स्ट्रांग बनाती गई। तीसरी स्टेज है द ब्रेक थ्रू। ये वो मोमेंट है जब आउटलायर को अपना यूनिक गिफ्ट का प्रॉपर चैनल मिल जाता है, जब उसकी अलग थिंकिंग को रिकग्निशन मिलती है। रामानुजन के लिए ये मोमेंट तब आया जब जीएच हार्डी ने उसके लेटर्स को सीरियसली लिया और उसे कैम्ब्रिज इनवाइट किया। लेकिन ब्रेक थ्रू सिर्फ एक्सटर्नल रिकग्निशन नहीं है, ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। आउटलायर को रियलाइज होता है कि उसकी अलग थिंकिंग एक्चुअली एक गिफ्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो समझता है कि उसे कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट करना है वर्ल्ड को। अब आते हैं कल्चरल आउटलायर्स पे। हिस्ट्री में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने टाइम के कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज किया। बुद्धा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक प्रिंस जो सब कुछ छोड़कर ट्रुथ की सर्च में निकल जाता है। उनकी टीचिंग्स उस टाइम के रिलीजियस प्रैक्टिसेस से बिल्कुल अलग थीं। बुद्धा की जर्नी भी सेम पैटर्न फॉलो करती है। पहले अवेकनिंग, जब उन्होंने सफरिंग को देखा, फिर स्ट्रगल, जब उन्होंने ईयर्स तक मेडिटेशन और पेनेंस किया, और फाइनली ब्रेक थ्रू, जब उन्हें एनलाइटनमेंट मिली। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल्चरल आउटलायर्स का इंपैक्ट इमीडिएट नहीं होता। बुद्धा की टीचिंग्स को एक्सेप्ट होने में सेंचुरीज लगे। यही पैटर्न हम मॉडर्न टाइम्स में भी देखते हैं। जो लोग अपने टाइम से अहेड होते हैं, उन्हें इनिशियली रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। साइंटिफिक आउटलायर्स की बात करें तो यहां भी सेम स्टोरी है। गैलीलियो को अपने डिस्कवरीज के लिए परसिक्यूशन फेस करना पड़ा। आइंस्टाइन के थियरीज को इनिशियली साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि वे एग्जिस्टिंग पैराडाइम्स को चैलेंज कर रहे थे। यहां एक फैसिनेटिंग पैटर्न इमर्ज होता है। आउटलायर्स अक्सर इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, वे डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज को कंबाइन करते हैं। लियोनार्डो डा विंची एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो आर्टिस्ट भी था, साइंटिस्ट भी, इंजीनियर भी। उसकी आउटलायर नेचर इसी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से आती थी। हमारे एंशिएंट इंडिया में भी यही पैटर्न देखते हैं। आर्यभट्टा सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं था, एस्ट्रोनॉमर भी था। चरका सिर्फ फिजिशियन नहीं था, फिलॉसफर भी था। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आउटलायर्स की एक की कैरेक्टरिस्टिक है। अब सवाल यह है कि क्या आउटलायर्स बने जाते हैं या बनाए जाते हैं? रिसर्च शोज कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
कुछ नेचुरल इंक्लिनेशंस होती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी बुक आउटलायर्स में 10,000 आवर रूल के बारे में बताया था। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस की बात है। आउटलायर्स सिर्फ टाइम नहीं लगाते, वे इंटेलिजेंट एफर्ट लगाते हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, आउटलायर्स अक्सर अपने फेलियर्स से ज्यादा सीखते हैं सक्सेसेस से। वे फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। थॉमस एडिसन ने कहा था कि उसने लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं किया, उसने 10,000 वेज डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आउटलायर्स के डेवलपमेंट में। डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट टाइप्स के आउटलायर्स प्रोड्यूस करती हैं। इंडियन कल्चर में स्पिरिचुअल आउटलायर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू दिया जाता है। वेस्टर्न कल्चर में टेक्नोलॉजिकल आउटलायर्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ इनोवेशन को एनकरेज किया जाता है। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में ये बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण आउटलायर्स अब क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ले रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने इंडियन स्पिरिचुअलिटी से इंस्पिरेशन ली। मार्क जकरबर्ग ने चाइनीज बिजनेस मॉडल स्टडी किए। अब आते हैं आउटलायर्स के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। रिसर्च शोज कि आउटलायर्स में कुछ कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। पहला है हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, वे अनसर्टेनिटी को कंफर्टेबल हैंडल कर सकते हैं। दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के लिए नहीं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट ट्रेट है रेजिलियंस। आउटलायर्स को बार बार फेलियर्स फेस करना पड़ता है, लेकिन वे बाउंस बैक करते हैं। वे फेलियर्स को पर्सनल अटैक नहीं मानते बल्कि फीडबैक मानते हैं। चौथा ट्रेट है क्यूरियोसिटी। आउटलायर्स हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, वे स्टेटस क्वो को एक्सेप्ट नहीं करते, वे हमेशा व्हाई और व्हाट इफ पूछते रहते हैं। यही क्यूरियोसिटी उन्हें न्यू डिस्कवरीज की तरफ ले जाती है। पांचवा ट्रेट है एम्पैथी। ये सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन मोस्ट आउटलायर्स हाईली एम्पैथेटिक होते हैं। वे दूसरों की प्रॉब्लम्स को डीपली फील करते हैं और इसी एम्पैथी से उन्हें सॉल्यूशंस फाइंड करने की मोटिवेशन मिलती है। अब बात करते हैं आउटलायर्स के सोशल इंपैक्ट की। आउटलायर्स सोसाइटी को फॉरवर्ड मूव करते हैं, वे न्यू पैराडाइम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हमेशा स्मूथ नहीं होती। इनिशियली तो रेजिस्टेंस होती है, लेकिन ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस आती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है जिसे द आउटलायर इफेक्ट कहते हैं। जब एक आउटलायर इमर्ज होता है तो वो दूसरे पोटेंशियल आउटलायर्स को भी इंस्पायर करता है। ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। सिलिकॉन वैली इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करता है। हमारे एंशिएंट इंडिया में भी यही पैटर्न देखते हैं। जब बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स दी तो उन्होंने कई और स्पिरिचुअल लीडर्स को इंस्पायर किया, महावीर, गुरु नानक और बाद में कई और सेंट्स और फिलोसोफर्स आए। लेकिन आउटलायर्स का जर्नी हमेशा लोनली होता है। वे अक्सर मिसअंडरस्टूड होते हैं। उनके आइडियाज़ को इनिशियली क्रेजी माना जाता है। विंसेंट वैन गॉ अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक पेंटिंग सेल कर पाया था, आज उसकी पेंटिंग्स मिलियंस में बिकती हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है, आउटलायर्स को पेशेंस रखना पड़ता है। उन्हें अपने विजन पर ट्रस्ट रखना पड़ता है, भले ही पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो। ये मेंटल स्ट्रेंथ बहुत रेयर होती है। मॉडर्न टाइम्स में आउटलायर्स बनना और भी चैलेंजिंग हो गया है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के कारण ओरिजिनल थिंकिंग डिफिकल्ट हो गई है। सोशल मीडिया के कारण कॉन्फॉर्मिटी प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन साथ ही अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं। इंटरनेट के कारण आउटलायर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आज के आउटलायर्स में कुछ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं। वे टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हैं, वे ग्लोबल नेटवर्क्स बनाते हैं, वे ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। इलॉन मस्क एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो ऑटोमोटिव, स्पेस और एनर्जी तीनों इंडस्ट्रीज में साइमल्टेनियसली इनोवेट कर रहा है। लेकिन यहाँ में एक वार्निंग भी है, मॉडर्न टाइम्स में फेक आउटलायर्स भी बहुत हैं, जो सिर्फ अटेंशन के लिए डिफरेंट बनने की कोशिश करते हैं। रियल आउटलायर्स और फेक आउटलायर्स में डिफरेंस ये है कि रियल आउटलायर्स वैल्यू क्रिएट करते हैं, फेक आउटलायर्स सिर्फ नॉइस क्रिएट करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम सभी आउटलायर्स बन सकते हैं? आंसर है हाँ, लेकिन कंडीशंस अप्लाई। हर व्यक्ति में कुछ यूनिक होता है, लेकिन उसे डेवलप करना पड़ता है, उसे नर्चर करना पड़ता है। पहली स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या है। दूसरी स्टेप है करेज, अलग होने की हिम्मत करनी पड़ती है। तीसरी स्टेप है परसिस्टेंस, आउटलायर बनना ओवरनाइट नहीं होता, ये एक लॉन्ग जर्नी है। चौथी स्टेप है लर्निंग, आउटलायर्स हमेशा सीखते रहते हैं, वे डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज अब्सॉर्ब करते हैं। पांचवी स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन, वे नए आइडियाज को ट्राई करने से नहीं डरते। यहां में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आउटलायर्स अकेले नहीं होते, उनके पास मेंटर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं। आइंस्टाइन के पास मैक्स प्लैंक था, रामानुजन के पास हार्डी था, स्टीव जॉब्स के पास वोज़नियाक था। ये सपोर्ट सिस्टम बहुत क्रूशियल होता है। अब बात करते हैं आउटलायर्स की डार्क साइड की भी। बीइंग एन आउटलायर हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी ये आइसोलेशन भी लाता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं।
वैन गो, हेमिंगवे और कई अवर क्रिएटिव आउटलायर्स ने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस किए। यहाँ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटलायर बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए। मॉडर्न आउटलायर्स इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आउटलायर्स का लेगेसी। ट्रू आउटलायर्स का इम्पैक्ट जनरेशंस तक चलता है। उनके आइडियाज फ्यूचर को शेप करते हैं। न्यूटन के लॉज आज भी रेलेवेंट हैं। शेक्सपियर के प्लेज आज भी परफॉर्म होते हैं। बुद्धा की टीचिंग्स आज भी मिलियंस को गाइड करती हैं। यहाँ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है, क्या आउटलायर्स अपने टाइम के प्रोडक्ट्स हैं या टाइम के क्रिएटर्स? प्रॉबेबली दोनों। वे अपने टाइम के सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, लेकिन साथ ही फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी आउटलायर्स को एनकरेज करने की कोशिश हो रही है। ट्रेडिशनल रोट लर्निंग से हटकर क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। पेरेंट्स और टीचर्स की भी इंपॉर्टेंट रोल है आउटलायर्स को नर्चर करने में। उन्हें डिफरेंट थिंकिंग को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे चैनलाइज करना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब आते हैं फ्यूचर के आउटलायर्स पर। टेक्नोलॉजी के कारण फ्यूचर के आउटलायर्स प्रॉबेबली और भी डिफरेंट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स में नए आउटलायर्स एमर्ज होंगे, लेकिन एक बात कांस्टेंट रहेगी, ह्यूमन क्रिएटिविटी और इनोवेशन की पावर। टेक्नोलॉजी टूल्स प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन विजन और क्रिएटिविटी हमेशा ह्यूमन रहेगी। यहाँ एक इंस्पायरिंग थॉट है, हर जनरेशन अपने आउटलायर्स प्रोड्यूस करती है। आज भी कहीं ना कहीं कोई यंग पर्सन अपने यूनिक आइडियाज के साथ स्ट्रगल कर रहा है। कल वही पर्सन वर्ल्ड को चेंज कर देगा। तो इनर एल्केमिस्ट, अगर आप भी कुछ अलग फील करते हैं, अगर आपके भी कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज हैं, तो उन्हें सप्रेस ना करें, उन्हें एक्सप्लोर करें। हो सकता है आप भी नेक्स्ट आउटलायर बने। लेकिन याद रखें, आउटलायर बनना सिर्फ अलग होना नहीं है, ये वैल्यू क्रिएट करना है, ये वर्ल्ड को बेटर बनाना है, ये अपनी यूनिक गिफ्ट्स को ह्यूमैनिटी की सर्विस में लगाना है। अंत में आउटलायर्स की कहानी ये सिखाती है कि नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऑथेंटिक हों, अपने यूनिक पाथ को फॉलो करें। और हाँ, जर्नी में अकेलापन लगे तो याद रखें कि हिस्ट्री के सभी ग्रेट आउटलायर्स ने यही फील किया था। आपकी अपनी आउटलायर जर्नी शुरू हो चुकी है, बस उसे रिकॉग्नाइज करना है और उसे एम्ब्रेस करना है, क्योंकि वर्ल्ड को आपके यूनिक कंट्रीब्यूशन का इंतजार है।